मिस्टर आतिफ, ये कैसे हो सकता है? आप गुड़िया को बतौर चारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आतिफ की बात पे फाजिल खान हत्थे से उखड़ गया था। उसे कुछ भी नहीं होगा सेठ साहब, आतिफ ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। अगर कुछ हो गया तो वो होना कैसे रिकवर होगा? आतिफ के जवाब देने से पहले हिन्ना ड्राइंग रूम में दाखिल होती हुई बोली, पापा मैं आतिफ भाई के साथ जाऊंगी। मिस्टर आतिफ, तुमने मेरी बेटी को जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल किया है। अगर तुम सही मायनों में उसे बहन समझते तो उसे कभी भी खतरे में ना घसीटते। वो बजाय बेटी को जवाब देने के आतिफ से मुखातिब हुआ। जवाबन आतिफ कह सकता था कि ये सारा मंसूबा तेरी लाडली का ही है, मगर उसे मालूम था कि इस बात से हिना ने खफा हो जाना है। पापा, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले भी तो मैं 2 दफा उसके कब्जे में आई हूँ। क्या उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? फाजिल खान तपते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम अपने बाप से भी बड़ी हो गई हो। सेठ साहब, आप नहीं जानते उसके गिरफ्तार ना होने में आपका कितना नुकसान है। वो एक तरबियत याफ्ता दहशतगर्द है, तो भाई करो गिरफ्तार। मैंने कब मना किया है? मैं तो कह रहा हूँ मेरी बेटी को चारा ना बनाओ। पापा प्लीज। इन्ना आगे बढ़कर बाप के गले में बाहें हायल कर दी। आप पूरा मंसूबा तो सुन लें, जब तक मैं उसके साथ बातचीत करूंगी आतिफ भाई और उसके आदमी बाहर से निगरानी करते रहेंगे। जैसे ही बातचीत खत्म होगी या मैं वैसे ही किसी बहाने से बाहर निकलूंगी तो आतिफ भाई के आदमी उसे घेरे में ले लेंगे। हिना ने सफाई से झूठ बोला। जब ये जानते हैं कि उसने किस जगह आना है तो ये ड्रामा रचाने की जरूरत ही क्या है? पापा, जब तक वो मुझे नहीं देखेगा कमरे में कैसे घुसेगा? तरबियत याफ्ता आदमी ऐसे नहीं फंसते। गुड़िया, तुम नहीं जानती थी कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? हमारी तरफ से बाढ़ में जाए। दहशतगर्द पूरी कौम का मुजरिम होता है। उसे पकड़ने के लिए एक मैं ही अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों दूं? क्योंकि वो आपका दुश्मन है। किसी और को नुकसान पहुंचाए या नहीं, आपके दर पैर रहेगा। तो क्या कर लेगा मेरा? मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। हिना उसके गाल पे बोसा देती हुई बोली, पापा प्लीज। गुड़िया, तुम हद से बढ़ने लगी हो। मेरा ख्याल है तेरे बारे कुछ सोचना पड़ेगा। फाजिल खान के लहजे की नरमी से हौसला पाकर हिना शौकी से बोली, भैया मैं जानती थी पापा मेरी बात नहीं टालेंगे। और उसकी बात पे फाजिल खान के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। बचपना नहीं गया इस लड़की का, वो खसियानी हंसी के साथ बोला, सेठ साहब आप बेफिक्र रहें। हिन्ना जैसे आपकी बेटी है उसी तरह मेरी भी बहन है। इंशाअल्लाह उसे कुछ भी नहीं होगा। अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ तो हम मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हमारी पहली तरजीह हिन्ना की हिफाजत होगी। आतिफ साहब, अब भी मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मैं भरोसा करते हुए अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरे भरोसे की लाज रखना। अल्लाह ने चाहा तो आपको हल्की सी शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन मेरे आदमी भी दूर दूर से निगरानी करते रहेंगे। वो उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपकी तसल्ली उससे होती है तो यूं ही सही। ठीक है, तुम गपशप करो, मैं ज़रा अपने आदमियों को तैयारी का हुक्म दे दूं। फाजिल खान वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही हिना बोली, भैया थैंक्स, आपने मेरी लाज रख ली। इस्माइल से बात हुई है? अभी थोड़ी देर पहले उसका मैसेज मिला है कि पैराडाइज होटल 3rd फ्लोर पे कमरा नंबर 11 उसने बुक करा लिया है। अच्छा, तो घर से कितने बजे निकलोगी? 11:30 बजे। ठीक है, अब 10 बजने वाले हैं। मैं अपने साथियों के साथ होटल पहुंच रहा, अब वहीं पे मुलाकात होगी। ठीक है भैया। उसने इस बात में सर हिलाया और आतिफ ड्राइंग रूम से निकलकर पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इधर सेठ साहब, आप फिक्र ही ना करें, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है। कोडल ने अपना बड़ा सा सर इस बात में हिला दिया। कोडल, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका पुलिस के हाथ आना हमारे लिए सख्त नुकसानदेह है। हल्का सा चांस लेने की भी जरूरत नहीं। अगर उसकी वजह से किसी पुलिस वाले को गोली लगने का अंदेशा हो तो परवाह नहीं है, बस उसे नहीं बचना चाहिए। और फिक्र नहीं करनी, अगर तुम पकड़े भी गए तो आज़ाद कराना मेरा काम है, बाकी बख्श भी तेरे साथ होगा।
अगर तेरा निशाना चौंक जाता है तो उसका काम है कि उसे जिंदा ना रहने दे। ये वही शख्स है जो तुम्हें बेहोश करके भाग गया था और उसी की वजह से तुम दोनों को 50-50 कोड़े खाने पड़े थे। ठीक है सेठ साहब, दोनों एक साथ बोले। अब तुम दोनों जाओ और होटल में जाकर कोई अच्छी सी पोजीशन संभालो। ये डिवाइस दोनों ने अपनी जेब में रखना है। इसकी मदद से हम तुम्हारी गुफ्तगू आसानी से सुन सकेंगे। फाजिल खान ने सिगरेट की डबिया के हुज्जम के 2 डिवाइस उनकी जानिब बढ़ाए, जिसे एहतराम से उसके हाथ से लेकर वो सलाम करते हुए बाहर निकल गए। नूरल, तुम्हें भी समझ आ गई है? उनके बाहर जाते ही वो नूरल से मुखातिब हुआ। जी सेठ साहब, क्या समझ आई है? यही कि इस्माइल को कत्ल करना निहायत जरूरी है। अगर उसे कत्ल करते हुए ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या हमारे बारे पुलिस को मुतल्ला नहीं करेंगे? पुलिस के तशद्दुद के सामने शायद ये सच बोलने पे मजबूर हो जाएं। नूरल डरते डरते बोला। गुड, ऐसा ही है। फाजिल खान तहसीन बड़े लहजे में बोला। उसका कोई हल भी तो होना चाहिए। उन्हें तेजी से वहां से फरार हो जाना चाहिए। मुश्किल ही है, ये आम पुलिस वाले नहीं, स्पेशल पुलिस वाले हैं। वो उन्हें फरार नहीं होने देंगे। फिर उन्हें चाहिए कि तमाम पुलिस वालों को हलाक करके निकल आएं। ये भी मुश्किल है। पहली मर्तबा जब ये इस्माइल को निशाना बनाएंगे तो पुलिस वाले शायद बेखबरी में मार खा जाएं, लेकिन उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा क्योंकि वो संभल जाएंगे और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वो आम पुलिस वाले नहीं हैं, स्पेशल पुलिस वाले हैं। बल्कि तुमसे क्या छुपाना, उनका ताल्लुक खुफिया एजेंसी से है। तो फिर आप ही बताएं सेठ साहब कि क्या करना चाहिए? दोनों जैसे ही अपना काम कर लेते हैं, इन दोनों को भी पार कर दो और ये काम तुम्हें करना होगा। मगर सेठ साहब, फिर मैं कैसे एजेंसी के आदमियों से जान छुड़ाऊंगा? खौफ से नूरल का रंग जर्द हो गया था। बहुत आसान है, फाजिल इत्मीनान से बोला। मैंने जो डिवाइस उन दोनों के हवाले किए हैं वो दर हकीकत रिमोट कंट्रोल बम हैं। तुम उनका रिमोट कंट्रोल ले जाओ। जैसे ही वो अपना काम कर लें, तुमने रिमोट कंट्रोल का सुर्ख बटन दबा देना है। वो खुद ब खुद हवा में उड़ जाएंगे, वरना वो एजेंसी के हाथ आ गए तो हम सबको फंसाएंगे और हमारा एजेंसी के हाथ पकड़े जाने का मतलब दर्दनाक मौत के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है सेठ साहब। उसकी तजवीज़ सुनकर नूरल इत्मीनान भरा सांस लिया था। ये लो रिमोट कंट्रोल। सेठ ने जेब से एक चिपटा सा रिमोट कंट्रोल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। इस बात का ख्याल जरूर रखना कि कहीं गुड़िया धमाके की जिद में ना आए, और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि धमाके से सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा जिसकी जेब में बम होगा। उसके करीब मौजूद बंदे जख्मी तो हो सकते हैं, मरने का चांस नहीं है। रिमोट कंट्रोल फाजिल खान से लेकर नूरल सलाम करते हुए उल्टे कदमों बाहर निकल गया, जबकि फाजिल खान के होंठों पे एक जहरीली मुस्कुराहट दौड़ गई। हिन्ना के न जाने पे उसका इसरार करना भी इस वजह से था कि वो इस्माइल शाह की गिरफ्तारी नहीं चाहता था, क्योंकि इस्माइल के गिरफ्तार होने की सूरत में उसके अपने फंसने का अंदेशा था। फिर ये ख्याल अचानक उसके ज़हन में आया था कि वो इस्माइल को कांटे को हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकता है, और इस सोच के साथ ही उसने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। हिना की हद तक उसे पहले ही इत्मीनान था कि इस्माइल शाह उसे कुछ नहीं कहेगा। इन दोनों के माबैन पसंदीदगी का पनहा जज्बा फाजिल खान की जहां दीदा नजरों से ओझल नहीं था। उसके अलावा वो आतिफ और हिना की गुफ्तगू भी वो छुपकर सुन चुका था। हिना जिस रास्ते पे चल पड़ी थी वो सरासर तबाही का रास्ता था। ये बात फाजिल खान के लिए मुस्तकबिल में अच्छा खासा मसला पैदा कर सकती थी, जबकि इस्माइल की मौत तमाम मसाइल का हल था, और जो सिचुएशन अब पैदा हो गई थी उसमें इस्माइल का बचना नामुमकिन नजर आ रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।